तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हो तो ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब सर बात तो वही आ गई, बिहेवियर की स्टडी का मतलब ये होता है कि उसमें काम करने वाले इंडिविजुअल्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, या फिर आप ये कह लो कि उसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल टीम है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इनके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं। इन सिंपल वर्ड कि एक इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या होगा, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के रिगार्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इफेक्ट कर रही है। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे बन रहा है या फिर उसमें काम करने वाले लोगों का माइंडसेट कैसा है, उसके बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड के बारे में समझना, दैट इज कंसीडर टू बी अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम इसमें एग्जामिन कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल, ग्रुप या स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होगा, या फिर अगर मैं कहूँ इट फोकस ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट, कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर विद इन अ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट पे एक इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में एक स्टडी होती है जिसको हम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है उसकी तरफ देख लेते हैं। तो इसकी ज़रूरत को 3 पार्ट्स में बांटा गया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इम्प्रूव करता है किस किन चीज़ों को, जॉब सेटिस्फेक्शन को, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय रिटेंशन। ऑब्वियस ही बात है, ये हमें जॉब सेटिस्फाई मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, टीम वर्क बना लें अच्छे से, वर्क टुगेदर यानी अच्छे से काम मिलजुल कर करें, उसको समझ के ही उसको जो काम सही लग रहा है उसको वही दें, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन हो सके, हमें भी अच्छा काम मिल सके, तो ऑब्वियस ही बात है ये बेनिफिटेड कहाँ से, ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, कि हम उसको भी जॉब सेटिस्फाई करवा रहे हैं, हमारी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉय रिटेन भी रहेगा वहीं के ऊपर, मतलब वो ज़्यादा देर इधर उधर जाएगा नहीं, अपनी जॉब से प्यार करेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी जॉब को अच्छा वर्क मिल रहा है, अच्छा टाइम मिल रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ एनहांस हो जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वजह से, जहाँ पे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए या फिर हमारी टीम वर्क बिल्ट हो जाए, तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत वहीं पे पड़ेगी, वहीं हमें इसे स्टडी करना पड़ेगा जहाँ पे हम एक ऐसा वर्क प्लेस चाहते हैं, एक ऐसा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट चाहते हैं जो सभी के साथ मिलजुल कर काम कर रहा हो, जहाँ पे टीम वर्क इंक्रीज हो रही हो, यानी मिलजुल कर अगर हम एक साथ जुड़कर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गोल्स जल्दी अचीव हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, हमारा टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हेल्प भी करता है किन चीज़ों में, दो चीज़ों में, प्रिडिक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। एक इंडिविजुअल काम जब कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम स्टडी करेंगे तो उसके परसेप्शन, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, ये सब चीज़ों से हम देखेंगे उसको कि क्या मतलब वो कैसा इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है उन चीज़ों को, कैसे मैनेज कर रहा है, तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेवियर है उसका। हम ये देख सकते हैं कि वो कैसे अपने गोल्स के लिए अच्छे से आगे अपने आप को बढ़ा रहा है, क्या वो इस जॉब से सैटिस्फाई भी है कि नहीं है। हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे से, और इसके साथ साथ जब अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगा तो प्रिडिक्ट करना भी आसान हो जाएगा कि उसको कैसा काम देना चाहिए और कैसे उसके साथ आगे आकर लिंक्ड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तभी अचीव हो सकते हैं जब एक इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाएगी उसके जॉब के साथ, राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यही देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो हमें 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंटली इंप्रूव हो जाएंगी। कौन सी, जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। हमें हेल्प हो जाएगी ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड करने में, और हमें
अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी दो चीज़ों में कि हमारा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट कैसा है वो इम्प्रूव हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा और टीम वर्क अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, राइट। तो ये सब हमें एडवांटेजेस मिलेंगे अगर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी को ध्यान में रखेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि हमें किन किन मुश्किलों का यानी चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखते हैं जब हम, तो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजरियल चैलेंज, जिसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि लीडरशिप डेवलप कैसे करें, दूसरा मैनेजमेंट जो चेंज हो रहा है यानी चेंज मैनेजमेंट इज ऑल्सो द चैलेंज, एंड नंबर थ्री इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब जब हम देखते हैं दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग द इफेक्टिव लीडरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ परसिस्टेंट चैलेंज। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि हमें एक लीडर चाहिए अच्छा। तो लीडर के लिए क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए गुड लीडर क्वालिटी लीडर होने की? ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है कि एक अच्छा लीडर वही होगा जो अपने मतलब उसमें सभी स्किल्स होंगी। अब वो अच्छा लीडर मिलेगा कैसे? वो सारी स्किल्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चैलेंज रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अच्छा लीडर बनना है, सबसे पहले लीडर बनाना है सबसे पहले किसी को। डेवलपिंग लीडर हु कैन अडेप्ट टू चेंज द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मोटिवेट डाइवर्स टीम इज एसेंशियल। एक चैलेंज ये भी रहता है कि जितना हम लीडर्स को अच्छे से डेवलप करेंगे तभी वो वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा अडेप्ट कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे और टीम वर्क बिल्ड कर पाएंगे। इन शॉर्ट कहूँ तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज बनकर सामने आता है कि वो ऐसे लीडर्स कैसे डेवलप करे या फिर एक तरीके से इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स कैसे लेकर आए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सबसे पहला मैनेजरियल चैलेंज रहता है। दूसरा मैनेजमेंट चेंज यानी चेंजिंग मैनेजमेंट। यू कैन से दैट कि आजकल देखा जाएगा कि ना जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छे से मिल नहीं रही। एक जो पर्सन है वो ज़्यादा रिसिस्ट करता है अपनी चीज़ों को, अपने जॉब को। यू कैन से दैट मैनेजिंग द चेंज एंड रेजिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यानी यू कैन से दैट कि यहाँ पे एम्प्लॉय जल्दी किसी नई चीज़ को अपनाते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी को लेते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज रहता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान में रखे और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ जोड़े ताकि उनके गोल्स टाइमली अचीव हो सके। ठीक है। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड टीम इज एन ऑन गोइंग मैनेजरियल चैलेंज। आज के टाइम में यह सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज चल रहा है कि हम कन्फ्लिक्ट्स कैसे रोकें, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आज के टाइम में एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत होते जाते हैं। किसी कल्चर के बेसिस पे, किसी एथिक्स को ना मानने, किसी ऑनेस्टी, किसी कह लो कि टीम वर्क के बेसिस पे कोई कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको कैसे मैनेज कर लें या उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल पे कोई इफेक्ट ना आए, ये एक चैलेंज ज़रूर रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी को करते टाइम। और यू कैन से दैट कि ये सब चीज़ों का जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये मुश्किल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो गोल्स कैसे इफेक्टिवली अचीव करें। दूसरा ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस सबसे बड़ा है कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी मतलब होता है कि एक वर्क फोर्स पे आप देखोगे बहुत सारे कल्चर्स अलग अलग काम मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड होता है उनका, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो ऑब्वियस सी बात है जब अपने अपने कल्चर पे बात आती है तो हर कोई कह देता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम वैसे करना चाहिए, या ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। तो उन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कम्युनिकेशन गैप कैसे बिल्ड नहीं होने देना है, मतलब कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा ना हो, वर्क टुगेदर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि उसका कल्चर ये कहता है हमारा कल्चर ये कहता है, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम ना होनी नहीं चाहिए। हमने ये ध्यान में रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंज ही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए कि कल्चर डाइवर्सिटी जो बनी हुई है ना एक एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो ना हो, वो कम से कम हो। वो क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग उसमें रहेगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बिल्डअप हो पाएगा। क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन और ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट, ये दो और ऐसे चैलेंजेस बनकर सामने आते हैं। जैसे कि क्रॉस कल्चर का मतलब ये हुआ कोलैबोरेशन बिटवीन टीम एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन में फेस ऑब्स्टेकल ड्यू टू वेरिंग वर्किंग स्टाइल,
टाइम जोन्स एंड कम्युनिकेशन बैरियर। वैसे ये देखा जाए ना, ऊपर वाले पॉइंट से लिंक कर रहा है, बस दोनों में इतना सा फ़र्क है कि कल्चर डाइवर्सिटी मीन्स यू कैन से दैट उसमें सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। लेकिन जब हम क्रॉस कल्चर की बात करते हैं तो क्रॉस कल्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि अगर मेरी एक कंपनी है, मेरी सब्सिडरी कहीं आउटसाइड किसी दूसरी कंट्री में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तब प्रॉब्लम फेस की जा सकती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं, वर्किंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है, टाइम जोन्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक यूएसए में कंपनी है मेरी, एक इंडिया में, तो ऑब्वियसली टाइम जोन की प्रॉब्लम आ जाएगी, लैंग्वेजेस इश्यूज आ सकते हैं थोड़े बहुत, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट। ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट आप देखोगे कुछ टैलेंट हम में हैं, कुछ टैलेंट बाहर की सिटीज़ बाहर की कंट्रीज़ में अलग से होते हैं। ग्लोबल टैलेंट हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आता है, क्योंकि एक कंट्री का जो टैलेंट है वो दूसरी कंट्री के टैलेंट के साथ कई बार प्रॉब्लमैटिक चीज़ बन जाता है, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज बनकर सामने आता है। एक इंडिविजुअल के टैलेंट को पहचानना, वो कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इस चीज़ को देखना, ये भी एक चैलेंज रहता है। ठीक है। वर्क प्लेस चैलेंजेस। वर्क प्लेस चैलेंजेस में आता है वर्क लाइफ बैलेंसेस। वर्क लाइफ ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन वर्क बढ़ गया हुआ है, तो ऑनलाइन वर्क बढ़ तो ज़रूर गया है, लेकिन साथ ही साथ में आप देखोगे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ब्लर कर रही है पर्सनल लाइफ के बीच में और वर्क के बीच में, पर्सनल टाइम और वर्क टाइम के बीच में ब्लरिंग कर रही है। ब्लरिंग मतलब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसमें हम ये नहीं देख पा रहे कि कितना टाइम किसी काम को मिल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखने के लिए मुश्किल हो रही है उनको कि जब वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करवा भी रहा है किसी को घर पे, तो कितना टाइम एक्चुअली में मैनेज कर पा रहा है एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए, या कितना टाइम एक्चुअली में वो लगा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही है कि नहीं, क्या एक इंडिविजुअल के लिए उतना टाइम दे पाना सही है कि नहीं, क्या वो इसमें कोई क्लैशेस तो नहीं कर रहा। ये चीज़ का एक चैलेंज बन जाता है कि उसको कैसे क्लियर किया जाए। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला पर्सन मेंटली फिट नहीं होगा, तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको मैनेज करना चैलेंज ही रहेगा। उसके बाद रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम। ऑब्वियस ही बात है यार, देखो वर्क प्लेस चैलेंज, वर्क प्लेस चैलेंज क्या समझते हो इस चीज़ में, कि काम करते टाइम पे जो चैलेंज मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम का मतलब होता है कि दूसरी जगह पे काम जो कर रहे हैं लोग, वर्चुअली जो काम कर रहे हैं आज के टाइम में लोग, उनके उनको मैनेज कर पाना, उनको देखना कि क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के साथ देखना। इवन अगर मैं कहूँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉय, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह पे भी काम करवाती हैं, यानी दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन वर्क्स के साथ काम देती हैं। उससे क्या होता है, कई बार डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से प्रॉब्लम आती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं, कई बार किसी टेक्नोलॉजी इश्यूज के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिमोट वर्क को कैसे मैनेज करना, वर्चुअली टीम्स कैसे क्रिएट करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आज के टाइम में, क्योंकि काम करवाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कितना काम इफेक्टिवली हो रहा है, कितना प्रोडक्टिव काम हो रहा है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में। ठीक है। देन इज ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। दो ही मेन ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस आजकल रह जाते हैं जो ऊपर ऊपर से हमें देखने पड़ेंगे, दैट इज मेंटेन अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऊपर हो चुकी है बात इसमें काफ़ी डिस्कस। और कीपिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि वो काम करने में अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो काम करेगा ही नहीं वो अच्छा, तो अच्छा काम नहीं होगा, तो अच्छा आउटपुट भी आपको नहीं मिलने वाला। राइट। ठीक है जी। चलिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट वे में अगर आप देखना चाहते हो तो एक फ्लो चार्ट के वे में आपके सामने हेल्पफुल वे आपको दे दिया गया है कि आप समझ के चल सकते हो कि कौन कौन से चैलेंजेस आज फेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसे फेस कर रहा है एक कौन कौन से चैलेंजेस, और उसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको क्या मिल रही हैं। चैलेंजेस तो वो फेस कर ही रहा है जो कर रहा है, लेकिन उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बन जाती हैं, आ जाती हैं, जिनका वो एडवांटेज लेना भी चाहता है। कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप देखोगे? सबसे पहले इनोवेशन, क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर लोगे,
उसकी कलाएँ देख लोगे, उसकी स्किल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, उसको इनोवेट वे में देखोगे कि वो क्या करने के लिए बना है, तो उस तरीके से आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लेकर भी आ सकते हो। उसके नए आइडिया से अपने ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी बिल्डअप कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। वही बात हो गई, सॉरी, सेकंड पॉइंट मैंने बीच में इंक्लूड कर दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो सकती है? ऑब्वियस ही बात है, उसको अंडरस्टैंड करोगे, उससे प्रोडक्ट इनोवेट होगा, प्रोडक्ट इनोवेट से नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, नए आइडिया से आप जल्दी अपने मतलब अपने गोल्स की तरफ अपनी प्रोसेस को लेकर जाओगे। क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि आपके अगर न्यू आइडिया से नए प्रोडक्ट बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कॉम्पिटिशन्स भी आपको एडवांटेज दे के जाएंगे। टेक टैलेंट डेवलपमेंट, third one is talent development. Organizational behavior provides the opportunity for the employee skill development and career growth as well. जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उससे एम्प्लॉय स्किल्स की डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ की भी एडवांटेजेस आपको मिलेंगी। यानी एक तरीके से टैलेंट डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आती है जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक ये एडवांटेज हमारे पास ये ज़रूर रहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला पर्सन, अगर हम उसको समझ लें, उसके टैलेंट को अंडरस्टैंड कर लें, उससे हमें यह पता चल जाएगा कि उसको डेवलप कैसे करना है, उसकी स्किल्स को डेवलप कैसे करना है, एक करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रखनी है उसके सामने, उसकी जॉब सेटिस्फाई कैसे करनी है, ताकि ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव हो जाएंगे इसकी वजह से। फोर्थ वन इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वजह से आपको मिलेगी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट और एक इंडिविजुअल बिहेवियर अंडरस्टैंड अगर आप कर लोगे अच्छे से, अपने वर्क प्लेस पे काम करने वाले पर्सन को समझ लोगे अच्छे तरीके से, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छे से रहेगी, उनको मोनोटोनी, उनको ये सब प्रॉब्लम्स, बॉर्डम वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा। उससे क्या होगा? एम्प्लॉय जल्दी सेटिस्फाई होगा, जल्दी अचीव करने की कोशिश करेगा गोल्स को, और एम्प्लॉय और ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन भी इससे टारगेट गोल्स को जल्दी अचीव कर लेगा, और अपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो अच्छे से अचीव हो ही जाएगी। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने रखे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो सकें, जिनके बारे में इम्प्रूव कम्युनिकेशन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिहेवियर में अगर गैप रखोगे, मतलब सॉरी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर बिहेवियर को मेंटेन रखोगे तो कम्युनिकेशन गैप कभी कम अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छे से एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट को हम समझ लेंगे तो हमारे गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन इस तरीके से इंप्रूव कर सकती है। लास्ट वन इज इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन रह सकता है मतलब जो हमारे गोल्स अगर टाइमली अचीव होते रहेंगे, हमें प्रॉफिट्स अच्छे मिलते रहेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे लिंक बना के रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलती रहेगी, एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो जब ये सारे एडवांटेजेस हमें समझ में आ जाते हैं और हम इनको अचीव कर लेते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी के साथ देखते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए बनी रहेगी। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऑब्वियसली हर समय हर वक्त रहती ही है जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ेंगे और इसको स्टडी पहले करें। पर्सनैलिटी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सेट ऑफ enduring the characteristics, traits, behavior that define an individual distinctive pattern of thinking, feeling and acting। लग रहा है काफ़ी मुश्किल वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। क्या है पर्सनैलिटी? एक ऐसा सेट, एक ऐसी आपकी क्वालिटीज़ का सेट, एक ऐसी आपके करेक्टरिस्टिक्स, यानी आपके अंदर क्या क्या है, आपकी क्या मेन क्वालिटीज़ हैं, आपका कैसा नेचर है, आपका कैसा एटीट्यूड और बिहेवियर है, उन चीज़ों का मतलब उन चीज़ों को डिफाइन करना कि वो कैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न में, आपकी फीलिंग्स में और आपके एक्शंस में डिफरेंट है। मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो आपके मेन क्वालिटीज़, आपकी करेक्टरिस्टिक्स और आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सोच, आपके पैटर्न ऑफ थिंक, मतलब आपकी थिंकिंग को, आपकी फीलिंग्स को, आपके करने वाले एक्शंस को कैसे डिफरेंट बनाता है दूसरों से, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। मैंने बहुत सिंपल मीनिंग्स में, बिल्कुल सिंपल लाइंस में आपको बताने की कोशिश की है पर्सनैलिटी का एक सिंपल सादा मीनिंग कि क्या होता है। आपकी क्वालिटीज़
आपके बिहेवियर, आपके करेक्टरिस्टिक्स का एक वो कॉम्बिनेशन जो आपको डिस्टिंक्टिव यानी आपको अलग करता है दूसरों से। किन किन केसेस में? आपकी फीलिंग्स में, आपके एक्शंस में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में। ठीक है जी। तो ये होता है मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनैलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग। अब देखिए, पर्सनैलिटी समझ में आ गया, किन किन चीज़ों पे पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है, तो आज मेनली वही देखना है हमने। तो सबसे पहले आता है फैमिली एंड अपब्रिंगिंग। फैमिली, ऑब्वियस ही बात है, आपका जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग है, यानी अर्ली एक्सपीरियंसेस जो आपके फैमिली के साथ हुए हैं वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगे। लाइक पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब आपके घर में कैसा रीति रिवाज है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, आपका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है एक फैमिली के अंदर। मतलब फैमिली के साथ जो नेचर बनता है ना आपका, शुरुआत से लेकर एक चाइल्डहुड से लेकर इन एडल्ट एज तक मेनली। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि ये आपका डेली, मतलब एक डेली का कह लो कि स्वभाव बना हुआ है कि आपने कैसे रहना है, किन चीज़ों से कैसे डील करना है, राइट। तो ये फैमिली जो अपब्रिंगिंग होती है, ये सबसे पहला फैक्टर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। आपको देख के पता लगाया जा सकता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। अब देखो नेक्स्ट आता है कल्चर। कल्चर मतलब, अब फैमिली कल्चर की तो बात ऊपर भी हो गई, लेकिन कल्चर के साथ साथ मतलब मेनली जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, आप किन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपके कौन से बिलीव्स हैं वहाँ पे, आप किस चीज़ को सही मानते हो और कौन। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ को मैं कहूँगा कि ये बात सही है, लेकिन आप उस फैक्ट के शायद अगेंस्ट होगे और आप कहोगे कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो कोई भी चीज़ ले लो फॉर एन एग्जाम्पल। तो इन शॉर्ट बात वही आ जाती है कि कल्चर का मतलब अकेला फैमिली कल्चर से नहीं है, बाकी कल्चर्स भी आपके लिए इफेक्टेबल बनते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, राइट। थर्ड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब होता है आप किन फ्रेंड्स ग्रुप्स में रहते हो, आपका पीर ग्रुप यानी आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन आपने कहाँ से गेन करी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके, इन शॉर्ट सोसाइटी, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो, ये मेनली इसमें कवर किया जाता है। सोशलाइजेशन मतलब आसपास का इन्वायरमेंट, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशंस ली हैं, कहाँ से आपने अपना जो मेनली रहन सहन किया हुआ है, आप किस जॉब पे जा रहे हो। जॉब से आने से पहले की बात है वैसे ये, कि आपका इन शॉर्ट जो एक फैमिली इन्वायरमेंट तो बना ही हुआ है, सोसाइटी इन्वायरमेंट कैसा बना हुआ है, दोस्तों के साथ, एजुकेशन आपने जो गेन करी है कहाँ से करी है, सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, सोसाइटी आपके साथ कैसी रहती है, उनके अगेंस्ट आपका क्या एटीट्यूड है, ये इस पॉइंट में कवर किया जाता है। ठीक है जी। अब फोर्थ वन आता है कॉन्गिनेटिव प्रोसेस। कॉन्गिनेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेकर आप किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हो और एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये हर एक की पर्सनैलिटी पे अलग होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी को कोई मेथड ईजी लगेगा, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी। तो कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी डिसीजन लेने के लिए हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे सम पीपल मे बी मोर ओपन टू न्यू आइडिया, कुछ कहेंगे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ गेन करने हैं, अच्छी अच्छी आइडियाज़ की ओर ध्यान देना है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं, जबकि कुछ होते हैं वो कहते हैं हमने रिस्क अवर्स में ज़्यादा जाना है, मतलब हमने रिस्क ज़्यादा लेने हैं। तो कईयों का होता है सिर्फ हमने आइडियाज़ यानी उसमें रिस्क वगैरह कम लेना होता है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारा जो नेचर है हमें ज़्यादा रिस्क पसंद है, हमें जितना रिस्क मिलेगा उतना अच्छा लगता है, कुछ की पर्सनैलिटी ये कहती है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव प्रोसेस का जो मैंने आपको दिया। इसके बाद आता है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, आपकी खुद की फुलफिलमेंट, आपका खुद का मतलब सेल्फ एस्टीम होता है सेल्फ फुलफिलमेंट। जैसे कि दीज फैक्टर इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ परसेप्शन विच इज इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ऑब्वियस ही बात है, आप कोई काम कर रहे हो, जब तक आपको खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, अर्निंग वे से भी, सिक्योरिटी बेस पे भी और बेसिक नीड से भी, किसी से भी आप ले लो, तो आपकी अगर सेल्फ फुलफिलमेंट है ना, तो ये हाईएस्ट आपकी अच्छी आपने पढ़ा होगा मॉस्लो, जो मॉस्लो हायरार्की थी उसमें सबसे लास्ट में थी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट। तो वहाँ पे भी आपने ये देखा था कि ये सबसे हाईएस्ट
एक ऐसी नीड है जिसको फुलफिल करना पड़ता है सबसे पहले। अगर ये फुलफिल्ड है तो सब सही है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप खुद सेटिस्फाई हो किसी काम से तो आप तभी उस काम को कर पाओगे। तो पर्सनैलिटी हमेशा वहाँ पे दिखती है जहाँ पे आप खुद सेटिस्फाई हो। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट आपका क्या कहता है। एंड द लास्ट वन इज लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर। ऑब्वियस ही बात है, जैसा भी लीडरशिप स्टाइल है, बिहेवियर है ऑफ सुपीरियर कैन इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज पर्सनैलिटीज आर एक्सप्रेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका लीडरशिप इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप किसके अंडर काम कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस पर्सन के भी अंडर काम कर रहे हो वो उसके अंडर करने वाले काम वालों मतलब जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है अपने साथ कि ये काम करना चाहिए, ये काम सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होंगी वो आपके पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ के साथ मैच अगर नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती हैं। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और लीडरशिप ट्रेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट इसमें कवर किया। देखिए, सबसे पहले इमोशंस जो वर्ड है ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होती है दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब क्या है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, उस वजह से आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है दैट इज कॉल्ड इमोशंस। मतलब मेरे साथ कुछ हुआ, यानी अचानक से आपको किसी ने सरप्राइज दिया किसी भी चीज़ पे, आपके बर्थडे पे, तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ का पता नहीं था। आप ऑब्वियसली उस जो सरप्राइज को देखोगे जब भी, या आपको जब भी वो सरप्राइज मिलेगा तो क्या होगा, यू आर वेरी हैप्पी। तो जो वो वर्ड हैप्पी मैंने कहा दैट इज व्हाट कॉल्ड इमोशन। इमोशन ज़रूरी नहीं है हैप्पी का हो, सैड भी हो सकता है, एंग्री भी हो सकता है। ये सारे इसके टाइप्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इमोशन का सिंपल मीनिंग एक ऐसी स्टेट जो हमारे अंदर बाहर हो रहा है, जो सब कुछ उसको रिस्पॉन्स हम कैसे दे रहे हैं, ये सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड इमोशंस की। अब इसमें और फर्दर बात करते हैं कि जो इमोशंस हैं वो एक सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव नेचर के। ये सिर्फ सब्जेक्टिव चीज़ों को कवर करते हैं, यानी हर पर्सन में अलग अलग इमोशंस होते हैं। पर्सन टू पर्सन ये जो चीज़ है ये वेरी करती है। ऑब्वियस सी बात है, ये आप सबको नॉर्मली और जनरली सब कुछ पता है इसके बारे में। कैसे? अब आगे देखो, जो इमोशंस हैं ये एक साइकोलॉजिकल चेंजेस को दर्शाते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अगर हार्ट रेट में कोई चेंजेस आते हैं, हमारी ब्रीथिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या हार्मोन लेवल पे कुछ होता है, तो उन सब का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारी ऑब्वियसली हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे। अब वो साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। मतलब हमारे हार्ट रेट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, तो हम जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्शन या वो रिस्पॉन्स हम जैसा दे रहे हैं उस चीज़ पे, हम वो क्या है, हमारे इमोशंस, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली किससे रिलेट कर रही हैं, इमोशन से ही रिलेट कर रही हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, चाहे वो इंटरनल चेंजेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल थिंकिंग है, कुछ भी कह लो, ठीक है। देयर आफ्टर आता है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब होता है एक सिचुएशन में रहकर आप कैसे डील कर रहे हो। मतलब मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कैसे समझ के आगे बढ़ रहा हूँ, उन सब चीज़ों के साथ भी इमोशंस रिलेट होते हैं। मतलब इमोशंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ज़्यादा लिंक्ड होते हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, राइट। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पॉइंट कि इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और वोकैबुलाइजेशन। मतलब क्या था इस चीज़ का कि आपकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। अब एक फॉर एग्जांपल ले लो कि मैं कहीं पे बैठा हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं एक सिंपल इन्वायरमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, तो जैसा मैं वहाँ पे मतलब बैठा हूँ, बैठे मेरी जो बॉडी लैंग्वेज उस समय बनी हुई है, मतलब कह लो कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, साइड पे बैठा हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ सोच रहा है या कुछ ना कुछ हुआ है इसे। तो वो जो उनको आइडिया मिला वो किस वजह से मिला, वो मेरे इमोशन से मिला, और वो इमोशंस कहाँ से बने, मेरी बॉडी लैंग्वेज से बने। तो ऑब्वियस ही बात है, जो इमोशंस हैं वो एक कह लो कि बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड होते हैं, आपके नेचर पे डिपेंड होते हैं, आप किस स्टेट में कैसे बैठे हो उस चीज़ से भी डिपेंड होते हैं, राइट।
उसके बाद आता है इमोशन आर टिपिकली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्शन टेंडेंसीज। आपके साथ एक पल के लिए क्या होता है, आप कैसे उस पल में एक्शन करते हो, वो चीज़ भी इमोशंस ही होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इमोशंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं। कैसे एक्शन कर रहे हो, किस सिचुएशन में कैसे रह रहे हो, आप किस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके इंटरनल एक्सटर्नल में जो होता है आप उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, दैट ऑल आर कम अंडर इमोशंस एंड दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिव इमोशंस। ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इमोशंस क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। देखो, बहुत सिंपल है इसके टाइप्स। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी वही चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे हमारे साथ हैं। कैसे सर? देखिए, सबसे पहले है बेसिक इमोशंस। बेसिक इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जॉय, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज, ये बहुत से नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा आ भी जाता है तो आप इनको एक्सप्लेनेशन में बड़े आराम से दे सकते हो कि सर जॉय का मतलब क्या है, फियर का मतलब, ये तो सबको आइडिया है, मैंने फिर भी हिंट के साथ दे दिया नोट्स में ताकि आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने में मुश्किल ना हो। फिर भी अगर हम बात करें कि बेसिक इमोशंस, जो हमें खुशी हो रही है, जो हम जो हमें दुख है या हम दुखी हो रहे हैं, जो हमें डर है, जो हमें एंगर यानी गुस्सा आता है, इन सब चीज़ों से रिलेट क्या चीज़ें, मतलब ये हमारे कौन से इमोशंस होते हैं? बेसिक, जो आजकल नॉर्मली हर कोई देख रहा है एक दूसरे के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे भी इमोशंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। कैसे सर? लव इमोशंस या फिर जेलेसी। ये जो लव और जेलेसी की इमोशंस होती हैं, ये बहुत कम देखने को मतलब बहुत कम नहीं, बहुत से ऐसे हैं ये पर्टिकुलर इमोशंस जो किसी में ज़्यादा ही होते हैं और किसी में बहुत ही कम होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ऐसी है जो इसीलिए कॉम्प्लेक्स में रखी गई है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिनको समझना भी मुश्किल होता है और जिनको ऑब्वियसली मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें खुद को अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो यू कैन से दैट कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेचर के इमोशंस हैं जिसमें अरे यार, जिसमें एक पर्सन को रिएक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन जब भी वो जैसा भी रिएक्ट करता है, वो जल्दी से पता चल जाता है कि ये किस तरह के इमोशंस में वो रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद आते हैं सोशल इमोशंस। जब आप सोसाइटी के बीच में आते हो ना, तो आपके 2 तरह के मेन इमोशंस आपके सामने आते हैं। कौन से सर? एक एम्पैथी और एक सिम्पैथी। दोनों चीज़ों से आप ऑब्वियसली आपको नॉलेजेबल है कि सिम्पैथी मतलब दया भाव। जब भी आप बाहर आते-जाते रहते हो, किसी के नेचर को समझते हो, देखते हो, इधर-उधर जाते हुए किसी को देखते हो, उसको मतलब एक तरीके से ना सोशल जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें 2 ही चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही पर्टिकुलर इमोशंस के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, एम्पैथी और सिम्पैथी के बारे में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इमोशन की, कि जो है सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, ये हमारे खुद के, मतलब एक तरीके से कह लो, खुद के अंदर के इमोशंस होते हैं, इंटरनल। कैसे सर? प्राइड। जो आपको जब प्राउड फील होता है खुद में ही कि यार ये ऐसा हुआ, मतलब जब एक प्राउड फीलिंग आपको खुद को मिलती है तो वो एक प्राइड इमोशंस आपके सामने आपके चेहरे पे नज़र आते हैं। सिमिलरली कुछ गलत होता है, कुछ आपको गलत फील होता है, आपने कुछ गलत किया, आपको गिल्ट फील होता है, अशेम्ड फील होता है, वहाँ पे कौन से इमोशंस हैं? गिल्ट इमोशंस सामने आते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे इमोशंस हैं जो सिचुएशन, मतलब जो खुद के इंटरनल बेसिस पे आपको पता चलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। जिस सिचुएशन में आपको प्राउड लग रहा है, ऑब्वियसली प्राइड इमोशंस आपके सामने आएंगे, आप वैसे ही एक्ट करोगे। और ऐसे ही अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो गिल्ट इमोशंस भी आपके नज़र आते हैं। ये खुद के अंदर के ही इमोशंस हैं जो आपको खुद के माइंड में जब मिलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ये वो चीज़ें तब ये सामने आते हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया आपके टाइप्स क्या होते हैं। सिमिलरली ये इमोशंस आते कहाँ से? सोर्सेस। तो जब हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो ये 2 तरह के मेन सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इमोशंस की बात करें तो ये बिल्कुल हमारी बॉडी से अटैच इमोशंस हैं यार। मतलब इमोशंस हमारी बॉडी से, पर्टिकुलर जो मेन चीज़ इंटरनल है वो कहाँ से है? बॉडी। तो जब हम बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे हार्मोन लेवल पे बात आती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ही एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिससे एक्चुअली में हम एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे भी हमारे इमोशंस हैं और जैसे भी हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे पर्टिकुलरली किस इंटरनल थिंग पे डिपेंड होते हैं, किस इंटरनल वे पे डिपेंड होते हैं, हमारे हार्मोन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये पर्टिकुलर सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस। हम हमारे माइंड में एक सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके ऊपर
सेकेंडली हमारे इमोशंस डिपेंड होते हैं। मतलब हमारे इमोशंस कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, एक तो हमारे हार्मोन लेवल जैसे रिएक्ट करेंगे, दूसरा हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे बैठे हैं उस सिचुएशन में हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी को, कैसे देख रहे हैं किसी को, कैसे किसी के साथ घुल मिल रहे हैं, कैसे किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे इमोशंस वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना। थर्ड, पास्ट एक्सपीरियंस। किसी के कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिसको वो सोच सोच कर या तो हैप्पी हो जाएगा या फिर सैड होता रहेगा। तो जब भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके सामने आता है, चाहे वो खुशी का है चाहे वो दुख वाला है, तो फिर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, उस सिचुएशन में चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके माइंड में अगर वो इमोशंस मतलब आपके माइंड में जब वो एक्सपीरियंस आता है ना, तो आपके चेहरे पे वो इमोशंस जनरेट होने शुरू हो जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने आप में, वो सामने नज़र आ जाता है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप दुखी नज़र आओगे। तो आपके चेहरे पे वो फीलिंग्स भी नज़र आ जाएँगी। तो वो क्या है, जनरेट हो रहे हैं आपके इमोशंस किस बेसिस पे, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपके सोचने पे, जो आपके साथ हुआ था उस बेसिस पे। चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, ऑटोमैटिकली वो इमोशंस जनरेट करता है जब कहीं पे भी आप ऐसी थिंकिंग को कर रहे मतलब ऐसी थिंकिंग आपके मन में आती है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही हैं जो मेनली आपके इंटरनली इमोशंस को जनरेट करती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल से ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, मतलब जनरेट करती हैं। मेन ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने के बाद हमारे इमोशंस को ज़्यादा जनरेट करती हैं या फिर हमारे इमोशंस ज़्यादा बाहर आते हैं उस सिचुएशन में? तो नंबर 1 है सोशल इंटरेक्शन। किसी के साथ भी मिलोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये तो है नहीं, हैंडशेक करते हो तो ऑब्वियस सी बात मतलब एक स्माइल करके करते हो। तो वो चीज़ क्या है, वो भी इमोशंस है भाई। जब किसी को देख रहे हो, जब किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जो अंदर से बाहर आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आते हैं, खुशी के, या फिर कह लो कि किसी को देखकर अच्छा नहीं लगा है, या फिर आप कुछ भी ऐसा मन में ले लो कि जब कोई ऐसे थिंकिंग है जिसको मतलब किसी जब भी मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, मेरे कहने का मतलब, जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, जब वो आपके चेहरे पे एक्सप्रेस करना मतलब होना शुरू हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ चुके हो जिसमें हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। लेकिन अब आप ये मत कहने लग जाना कि सर ये किसी किसी के होते हैं। ऑब्वियसली यार, ये हर किसी के बीच में होते हैं, चाहे वो कैसे भी इन्वायरमेंट में बैठा हो, कैसे भी सोशल इंटरेक्शन में रहता हो, सभी के लिए ये एक इक्वल चीज़ है जो सभी में जनरेट होती है। ठीक है ना। सेकंड है कल्चर फैक्टर। कल्चर मतलब कल्चर मतलब होता है कि आप किस कल्चर में रहते आए हुए हो या किस कल्चर में अभी रह रहे हो। तो व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल और अनअक्सेप्टेबल इन द टर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन कैन बी वेरी वाइडली। तो हमारे कल्चर कुछ ऐसे चीज़ों के मतलब हमारा जो कल्चर होता है ना, वो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे इमोशंस हमारे अलग अलग है ना, तो कल्चर भी हमारा अलग अलग है। तो जैसे हमारे कल्चर होते हैं हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये। मतलब जिस कल्चर में भी मैं रहता हूँ या जिस कल्चर में आप सब रहते होंगे या जिस कल्चर में कोई भी रहता होगा, वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे किसी के कल्चर में कोई चीज़ अच्छी है तो किसी के कल्चर में वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कल्चर में वो चीज़ अच्छी है वो खुश होते नज़र आएँगे और जिस कल्चर में वो चीज़ अच्छी नहीं है वो वहाँ पे दुखी हो जाएँगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कल्चर है वो हमारे एक्सप्रेशंस या जो हमारे कल्चर होते हैं वो हमारे इमोशंस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। उसके बाद है लाइफ इवेंट। सर ये तो हमने पास्ट एक्सपीरियंस में किया था, वो था हमारी थिंकिंग जो हमारे पीछे मतलब जो हमारे माइंड में है, जो हमारे माइंड में है उससे जब हम बाहर कुछ निकालते हैं तो वो चीज़ क्या है, इंटरनल थिंग। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब है जो अभी अभी मेरे साथ हो गया, लाइफ इवेंट। मतलब अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं वहाँ पे खुश होऊंगा? ऑब्वियसली नहीं यार, तो बुरा ही लगेगा। तो जो बुरे वाले एक्सप्रेशंस मेरे सामने आ रहे हैं, यार ये अच्छा नहीं हुआ, ओहो हो ये बुरा हुआ, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ना नज़र, तो वो चीज़ क्या है, हमारे इमोशंस जो कहाँ से जनरेट हुए, कुछ हुआ है, कुछ लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ हुई है। इसी तरीके से मीडिया मीडिया इन्फ्लुएंस भी ऐसा ही इन्फ्लुएंस है जो एक्सटर्नली हमें बहुत इफेक्ट करता है। ऑब्वियस ही बात है, आप न्यूज़ देख रहे हो तो न्यूज़ देखते हुए कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो आप खुश हो जाओगे, कुछ बुरी न्यूज़ आएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो चीज़ें आ रही हैं आपके माइंड में, मतलब उस चीज़ को देखकर आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे, वो भी कहाँ से वो क्या कर रहा है, वो हमारे इमोशंस को जनरेट कर रहा है। फिजिकल हेल्थ, आप कैसे, अगर आप फिट एंड फाइन हो तो आप ज़्यादा खुश नज़र आओगे, लेकिन अगर आप उसी तरह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ठीक नहीं हो,
आप हेल्दी नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई पड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आप खुश नहीं नज़र आओगे। तो खुश ना नज़र आने का मतलब क्या है? आपके इमोशंस दुःख ही मतलब आपके इमोशंस सैडनेस को दर्शा रहे हैं। जो बहुत फिज़िकली फिट है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको अच्छा फ़ील होता है, तो अच्छा फ़ील होने पर उसके चेहरे पे हैप्पीनेस आ रही होगी। तो जो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ सैडनेस, हैप्पीनेस, ये कहाँ पे डिपेंड है? हमारी फिज़िकल हेल्थ पे। तो कहीं न कहीं फिज़िकल हेल्थ भी हमें इमोशंस जनरेट करने में मदद करती है कि हम कैसा रिएक्ट करें, कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, ये फिजिकल हेल्थ पे भी डिपेंड होता है। ऐसे ही वर्क एनवायरनमेंट, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, किस जगह पे काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है अगर वो एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है आप खुशी खुशी काम करोगे, आपके चेहरे पे खुशी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको अच्छा ही नहीं लगता, तो वहाँ पे आपके चेहरे पे भी कभी खुशी नज़र नहीं आएगी। आप ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बस एक टाइम पास कर रहे होगे, ऐसे एक्सप्रेशंस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। तो जैसा जैसा वर्क एनवायरनमेंट होगा वैसे वैसे आपके जो इमोशंस हैं वो भी जनरेट होते नज़र आएंगे। तो वर्क एनवायरनमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके इमोशंस को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि आप कैसे फ़ील कर रहे हो, ठीक है? मैनेज द इमोशंस एट वर्क, आप एक वर्क अगर आप कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके इमोशंस जनरेट होते हैं। बहुत बार आपने देखा है ये, कहीं पे भी कैसे भी आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा नहीं है तो बुरा नज़र आपको लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, कहीं पे भी आप काम करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशंस वैसे बन जाएँगे जो दूसरों को देखने में आपको लगेगा कि यार हम करना तो नहीं चाहते या करना चाहते हैं। मतलब कई बार कुछ काम के ऊपर आपको मतलब आपको अच्छा नहीं भी लग रहा होता, आपको फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? आप अपने वर्क पर इन शॉर्ट अपने इमोशंस चाहे जैसे भी हैं, आपको अंदर-अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपने उस चीज़ को मैनेज करना होता है। आपको पता है ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। पर एक्चुअली में इसके क्या स्टेप्स हैं भाई? या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ये अच्छा दिखाती हैं कि आप इसको मैनेज कर पा रहे हो? तो वो चीज़ें क्या हैं? पहला, इमोशनल रेगुलेशन, मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करिए स्पेसिफिक सिचुएशन या पीपल दैट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, अंडरस्टैंड दीज ट्रिगर कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली। मतलब क्या था इस चीज़ का? इमोशनल रेगुलेशन मतलब है कि अगर आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है पर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में वहाँ पे घुल-मिल जाओ, जहाँ पे आपको कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस हो कि यार आपने नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सही मतलब आपको खुश रहना है या आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा-सा मतलब अंदर एक मोटिवेशन महसूस हो। तो ऐसे एक सिचुएशन में चले जाओ और उसके बाद अगर आप उस सिचुएशन में चले गए, तो उसको अंडरस्टैंड करने से क्या होगा, आप ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाओगे कि मैंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है। सेकंड है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के साथ अच्छे से वे में बात कर रहे हो ना, तो एक ऐसा वे हो जब आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ ऐसे ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कह लो कि जब आप अपने थॉट्स को शेयर करना शुरू कर दो, आप अपनी फीलिंग्स को बताना शुरू कर दो, एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, तो जो आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे से अपनी फीलिंग्स को किसी को भी बता देते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स को या चाहे अपने फ्रेंड को, तो वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो दिल हल्का हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अपने जो इमोशंस हैं वो अंदर नहीं रहते, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, तो हम कंट्रोल यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना करें, यानी थॉट्स को अपने अंदर ही रखें, फीलिंग्स ना शेयर करें, तो क्या होता है कहीं न कहीं अब हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है वो चीज़ें, और हम कहीं न कहीं हेल्थी भी प्रॉब्लम मतलब हेल्दी नहीं रह पाते, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जितनी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनको मैनेज करने के लिए थॉट्स को शेयर करिए, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बदलिए, एक-दूसरे के साथ बातचीत करिए। सेट द बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है क्लियरली डिफाइन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बाउंड्री। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो पर्सनल ही होती हैं, जिसको प्रोफेशनल में नहीं बताना होता, और कुछ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं जो पर्सनल तक शेयर नहीं रखनी होती। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ऐसी बाउंड्री पे समझ जाते हो ना कि ये मेरा प्रोफेशनल काम है और ये मेरा पर्सनल, यानी पर्सनल को प्रोफेशनल और प्रोफेशनल को पर्सनल में मिक्स नहीं करोगे, तो कभी भी इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका काम है कोई ऑफिस का, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आप टेंस हो रहे हो और वो घर पे भी ले आ रहे हो, तो घर का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा, राइट? तो ऐसे अच्छा नहीं लगता।
तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैनेज करने के लिए आप दोनों की बाउंड्री सेट कर लो कि घर पे घर का काम और ऑफिस में ऑफिस, यानी प्रोफेशनल काम होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंट्रोल कर लेते हो सारी चीज़ों को, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इमोशंस ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, मैनेज हो जाते हैं। पॉजिटिव रिलेशन, जब आप किसी के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाते हो, पॉजिटिवली मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी कलीग्स के साथ पॉजिटिवली रिलेशन बना के रख रहे हो, उनके साथ मतलब हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम एट वर्क, जब आपको वर्क में सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके प्रोफेशनल वर्क में हर जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, आपको घर पे इन्वायरमेंट में सपोर्ट मिल रहा है, तो जब ऐसे सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपके पास आ जाता है ना, और पॉजिटिव रिलेशंस बने होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको कभी नीड है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आपके साथ बने हुए हैं, तो वहाँ पे इमोशंस मैनेज करना आसान होता है। तो पॉजिटिव रिलेशन ज़्यादा बनाओ, उससे ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन सॉरी आपके इमोशंस कंट्रोल या मैनेज रहेंगे। नेक्स्ट है फीडबैक। तो ये तो है नहीं कि आप अपनी बातों को शेयर कर दो और आगे से कुछ रिस्पॉन्स ना मिले तो अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी किसी को शेयर करोगे तो उससे आगे से फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा, आपको वो चीज़ कही हुई भी सही नहीं लगती कई बार। तो ये बात नहीं है कि आप दूसरे की फीडबैक का इंतज़ार करते हो, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल जाए, चाहे वो किसी भी काम में है, अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो, आपको है कि यार मेरे सर को वो चीज़ अच्छी आ जाए या मेरे बॉस को वो चीज़ अच्छी लगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप फीडबैक का इंतज़ार करते हो, उससे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे ही आप नॉर्मली आप कहीं पे सैड हो, आपने कहीं किसी को बात कही, तो वहाँ पे आपको ये होता है कि हमने बात कह तो दी है यार, अगला हमें कुछ तो कहे, तो कुछ कह भी देता है ना वो, तो वहाँ पे अच्छा ही लगता है कि यार अगले ने हमारी बात को समझ लिया, ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप भी किसी को आपसे कोई बात शेयर करता है तो आप भी किसी को फीडबैक देना पसंद करो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे फीडबैक एक ऐसा वे है, अगर आप एक दूसरे को देना शुरू कर दो, चाहे वो किसी भी वे में है, किसी भी तरीके से है, एडवाइस नहीं फीडबैक कहा मैंने, तो यहाँ पे याद रखना वो भी एक क्या है, मैनेजेबल वे है इमोशंस को सबको कंट्रोल। पता है प्रिसेप्शन वर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या है इसका मीनिंग? अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। एक रॉबिन्सन ने कहा था कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कैसे अपने सेंसरी इंप्रेशंस को बाहर लेकर आकर और अपने इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ मीनिंग देकर। यानी अगर वो किसी को देख रहा है, वो कैसे जज कर रहा है उसको, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसेप्शन। इन शॉर्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हो इसकी ईजी लैंग्वेज, तो पहला पॉइंट पढ़िए कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, रिट्रीव एंड रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, मैं उसे अच्छे से पहले देखूंगा, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ उसका मीनिंग क्या है। अब मेरे हिसाब से उसका मीनिंग ये हो सकता है, दूसरे के हिसाब से उसका परसेप्शन अलग हो सकता है। अब एक ही चीज़ को देखने के लिए मेरा व्यू पॉइंट कुछ और सकता है, दूसरे को कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अब परसेप्शन कैसे हो सकता है, देखो, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैंने अभी बताया। ईच पर्सन परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली, मैंने अभी कहा ना, एक ऐसी सिचुएशन ले लीजिए जिसको मैं अपनी तरफ से किसी और तरीके से देख रहा हूँ, दूसरी तरफ से वो कोई और तरीके से कोई देख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट थिंग्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज दे कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लेते हैं कई बार, या फिर द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज दे कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट, या फिर उन चीज़ों से ले लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। Employees tended to behave and act on certain things on the basis of their perception. Employees भी कई बार अपना काम या बिहेव किस तरीके से करते हैं, अपने perception के बेस के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ प्रोसेस दैट ऑपरेट कंस्टेंटली बिटवीन अस एंड रियलिटी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बीच और रियलिटी के बीच डिफरेंस हमें लेकर दिखाती है। यानी अब मैं क्या सोच रहा हूँ, असल में उस चीज़ का क्या मीनिंग है, रियलिटी क्या है, वो जो मेरे बीच में और रियलिटी के बीच में डिफरेंस है, दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड प्रिसेप्शन। क्लियर होगा इन सभी पॉइंटों से कि प्रिसेप्शन क्या होता है। चलिए अब जल्दी से इसकी ओर देखते हैं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंस क्या कहती है। अब इम्पॉर्टेंस में आप सबसे पहले बात कर लेते हो शेयर द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पर्सनैलिटी मतलब शेप आता है यहाँ पे कि शेप क्या देता है एक पर्सनैलिटी को, क्या दी जाती है। बिल्कुल, अब एक इंडिविजुअल की क्या सोच है, अब उसकी सोच को देखना ही क्या है, एक शेप देना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, दूसरा कैसे सोच रहा है, रियलिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड शेप्स। उसकी ये सोच है, उसकी ऐसी शेप है, मतलब उस एक शेप दे देना कि एक इंडिविजुअल की कैसी पर्सनैलिटी बन रही है उसके परसेप्शन के हिसाब से। अफेक्ट द आउटकम ऑफ आवर बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है उसका रिजल्ट जिस तरीके से आएगा उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल वहाँ पे ज़रूरी है। ये परसेप्शन कहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वहाँ पे कोई जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे परसेप्शन में काम आना ही आना है। फिर आता है हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन परसीव्ड वर्ल्ड एंड रियलिटी, जो हम सोच रहे हैं रियलिटी क्या है उनके बीच में परसेप्शन हमें मदद करता है एक जानने में कि असल में क्या डिफरेंस है। हेल्प इन इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस, जो वर्ल्ड चाहता है या कर रहा है क्या चीज़ है, वो क्या रियलिटी है उसको जानने में हमारी मदद करती है परसेप्शन। और हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द इन्वायरमेंट, ये वर्ड थोड़ा मिस आउट हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट भी कैसा है बाहर आपका, क्या सोच आप चल रही है सबकी, क्या सोच रहे हैं, मेरा परसेप्शन उसका परसेप्शन, मतलब एक तरीके से आप इन्वायरमेंट को मीनिंग देने के लिए बने हो। परसेप्शन क्या कर रहा है, मीनिंग दे रहा है हर एक चीज़ को कि इस चीज़ का ये मतलब है, उस चीज़ का ये मतलब है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं कुछ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या कहते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। नंबर 1 फैक्टर आता है प्रिसीवर, प्रिसीवर के बेस के ऊपर आप बात कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द perception. Number 1, perceiver में when an individual look at the object attempt to interpret the same when what he or she sees largely. सिंपल है, अगर एक पर्सन देखेगा उसके बहुत सारे पर्सनल ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे इफेक्ट करेंगे। नंबर 1 जैसे एटीट्यूड, अब एटीट्यूड है तो उसका एटीट्यूड सामने आएगा ही आएगा परसेप्शन को करते हुए। जैसे सम वर्कर वुड फील एंड परसीव दैट प्रिवेलिंग वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कनिंगियल फॉर द, मतलब इम्पॉर्टेंट और वेरी गुड फॉर द वर्क कंडीशंस एंड पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट। बट अदर ये सोच सकते हैं कि वो इनएजुकेट और डिमांड अभी ज़रूरी है, मतलब मेरे हिसाब से इस ऑफिस की वर्किंग कंडीशन अच्छी है। कोई और आता है उस हिसाब से वो चाहता है कि यार कुछ और इम्प्रूवमेंट की जाए। वट इज़ दिस, मेरा एटीट्यूड उसका एटीट्यूड क्या हुआ, परसेप्शन। मेरी परसेप्शन क्या है, मतलब मेरा एटीट्यूड उसका एटीट्यूड, उन दोनों ने क्या क्रिएट कर दिया, परसेप्शन क्रिएट कर दिया। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, जो फैक्टर अफेक्ट करता है। मोटिव, अब मेरा मोटिव उस कोई और है, उसका मोटिव कुछ और है। जैसे कि अब एक बॉस है, उन्होंने कहा बॉस हु इज इनसिक्योर, जो इनसिक्योर है, परसीव सबॉर्डिनेट हु डज वेल एज अ थ्रेट टू हिज पोजीशन। ठीक है, जो अच्छा कर रहा होगा उसको ये डर होगा कि कहीं ना कहीं, मतलब वो सबॉर्डिनेट के बारे में सोच रहा होगा कि हु डज वेल एज थ्रेट टू हिज पोजीशन, कौन अपनी पोजीशन को लेकर ज़्यादा डर रहा है, मतलब कौन ऐसा पर्सन है जो अपनी पोजीशन को लेकर ज़्यादा डर रहा है। पर्सनल इनसिक्योरिटी इज थ्रेट टू पर्सनल सर्वाइवल ऑफ द जॉब। इससे क्या होगा, पर्सनल सिक्योरिटी मतलब उसको ये लगता है कि हमेशा वो सबॉर्डिनेट को ये दिखाए, मतलब सबॉर्डिनेट को इस तरीके से नज़र देखो। अब जॉब में रिलेट हो गया ये सारी चीज़ें कि पर्सनल इनसिक्योरिटी क्या करती है, इज़ थ्रेट टू, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल सर्वाइवल जो आप जॉब में रखना चाहते हो उसमें इफेक्ट डालती है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके अपने मोटिव की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे परसेप्शन इफेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब अब एक गर्ल है, ठीक है, कोई पर्सन उसकी आंखों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पर्सन उसके हेयर स्टाइल को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट की बात आ गई। उसका इंटरेस्ट इसलिए है, उसका इंटरेस्ट उस लिए है, तो दोनों का सेम, लेकिन क्या क्या अलग आ रहा है इसमें, इंटरेस्ट अलग आ रहा है। और इंटरेस्ट किसका कारण बन रहा है, परसेप्शन का बन रहा है। रियलिटी क्या है, असल में तो वो गर्ल ही है, लेकिन अट्रैक्ट दोनों को कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मेरा परसेप्शन कुछ और, उसका परसेप्शन कुछ और। मैं किसी और चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हुआ हूँ, वो किसी और चीज़ को अट्रैक्ट हुआ है देखकर। ठीक है, इसके अलावा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे चलती हैं। ऑब्जेक्ट दैट हैवन बिफोर मोर नोटिसेबल, एक चीज़ है जो कभी नोटिस नहीं की गई। फीमेल मैनेजर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कोई मैनेजर है वो फीमेल है, आप ज़्यादातर उसे नोटिस करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल है।
कई बार हम पास एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने कभी पास में वो चीज़ें देखी नहीं होती, जो अचानक वो देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कुछ और सोचेंगे। और जिन्होंने वो चीज़ें रेगुलर देखी हैं, आज की जनरेशन में पास एक्सपीरियंस उनका है ही नहीं कुछ, वो अलग सोचेंगे। तो वहाँ पे भी परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है सिचुएशन की। सिचुएशन चेंज होंगी तो परसेप्शन इनकरेक्ट बनेगी ही बनेगी, ये आपको बता दिया जाता है। टाइम इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन। टाइम एक इनमें से एक फैक्टर है जो परसेप्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। टाइम इज़ रिलेटेड टू वर्क सेटिंग या सोशल सेटिंग। टाइम जो वर्क सेटिंग है या सोशल सेटिंग्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक पर्सन है, वो एक पार्टी के लिए, मतलब पार्टी सूट है जो ड्रेस्ड अप फॉर अ पार्टी, not noticeable but in the same dress if go office then noticed by everyone। अगर मैं पार्टी ड्रेस डालकर पार्टी में नहीं जाता बल्कि एक ऑफिस में चला जाता हूँ, तो पार्टी में तो कोई नहीं देखेगा क्योंकि उनको पता है ये पार्टी सूट में आया है, लेकिन ऑफिस में सभी मुझे नोटिस करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन है कि अगर वही पर्सन सेम चीज़ें कर रहा है दो जगह के ऊपर जहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है, तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर यहाँ पे कि शुड डू इन करेक्ट मैनर एंड नॉट लेट ड्यू टू वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन तो वही है, लेकिन परसेप्शन क्या बन जाएगा कि यार वो अपना ड्रेसअप कैसा करके आया, वो तो पार्टी ड्रेसअप कर कर आया, लेकिन है तो वही पर्सन ना। लेकिन हमारा परसेप्शन कहाँ पे जा रहा है, सिचुएशन के ऊपर जा रहा है कि ये सिचुएशन इस चीज़ के लिए सही नहीं थी। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सोशल सेटिंग या वर्क सेटिंग कैसी है या टाइम कैसा है, ये ज़रूरी है कि करेक्ट मैनर में परसेप्शन कैसे की जाए। डन इट। चलिए, फिर आता है टारगेट और ऑब्जेक्ट। टारगेट और ऑब्जेक्ट कैसा है, ये भी ग्रुप टुगेदर की बात आ जाती है कि फिजिकल एंड टाइम प्रोमिक्सिटी ऑल्सो लीड टू परसीविंग अ सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म दैट एक्चुअली। फिजिकल या टाइम प्रोमिक्सिटी क्या करती है, वो भी आपको परसीविंग दिलाती है टाइम, जो आज की सिचुएशन है, जो रियलिटी है उसके बेस के ऊपर और आपके रियलिटी के बेस के ऊपर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम मे बी एट्रीब्यूटेड टू न्यूली पोस्टेड सेल्स मैनेजर, कहीं ना कहीं सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, उसके लिए न्यूली पोस्टेड सेल्स मैनेजर हुआ। लेकिन असल में एक्चुअलिटी क्या होती है, असल में इंक्रीज इन सेल्स मे हैव आउटकम ऑफ हार्ड वर्क डन इन पास्ट बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हम ये सोच लेते हैं कि चलो सेल्स बढ़ी है, सेल्स मैनेजर का होना ज़रूरी है, बात ख़त्म। लेकिन असल में उसका कारण क्या होता है, पास में किया गया एफर्ट। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका परसेप्शन किस तरीके से जा रहा है। कुछ और सोचा जा रहा है कि हम ये कर लें, वो कर लें, या ये हुआ था, ये होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो देखना ज़रूरी है कि क्या होकर ये चीज़ हुई है, उसके ऊपर हमारा परसेप्शन नहीं है। तो इसलिए भी परसेप्शन क्या हो जाता है, कई बार देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, अब हमारी बात यहाँ पे आती है, कौन कौन सी परसेप्शन की प्रोसेस है। परसेप्शन की प्रोसेस में सिर्फ 3 स्टेप आते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। 2 चीज़ें होती हैं इसमें कि परसेप्शन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब इंटरनली जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सटर्नल जिसे देख भी नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बात यहाँ पे क्या और बताती है कि ये प्रोसेस कैसी है। ये प्रोसेस आपके पास चार्ट बना होगा, ये देख लेना आसानी से। मैं आपको प्रोसेस में नीचे बताता हूँ डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में। अब डिस्टिंक्टिवनेस जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्सन है एक्स, वो लेट आता है ड्यूटी के ऊपर, और वो क्या कर रहा है, व्हेन वी कैरी इंटरप्रिटेशन देयर आर 2 फैक्टर्स। हम 2 फैक्टर ले लेंगे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर अराइविंग लेट इज़ यूजुअल और अनयूजुअल, हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या वो यूजुअल है या अनयूजुअल है, ज़रूरी था या नहीं था। अगर तो वो यूजुअल है, इसका मतलब वो इंटरनल फैक्टर है, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, आने वाले टाइम में उससे लेट नहीं होगा। लेकिन अब वो अगर अनयूजुअल है तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल फैक्टर है, वो कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी आदत भी हो सकती है, कोई कारण भी हो सकता है ऐसा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉइंट। फिर आता है कंसेंसस। अब ये क्या है कि दिस फैक्टर रेफर्स टू द ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर के साथ रिलेट करता है। जैसे एफ द एंटायर ग्रुप टेकिंग द सेम रूट कम लेट ऑन ड्यूटी। ठीक है, एक्स आएगा वहाँ पे, मतलब अगर मैं ये बात कर लूँ कि सारा ग्रुप एक्स को फॉलो करते हुए लेट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर है, बिल्कुल। बट अगर अकेला एक्स उस ग्रुप में से लेट आ रहा है किसी वजह से, तो वहाँ पे क्या है वो चीज़, इंटरनल फैक्टर। समझे। अगर पूरा ग्रुप ही फॉलो करके लेट आता है तो मान लिया वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उन सबका ये है।
लेकिन अगर अकेला एक्स उनमें से लेट आ रहा है लेकिन उनकी वजह से ग्रुप लेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर। वो ग्रुप का अपना फैक्टर है, वो बाकियों का नहीं है। पॉइंट। फिर आता है अगले कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है? इफ द बिहेवियर ऑफ एक्स इज कंसिस्टेंट द कंसिस्टेंटली कमिंग लेट। अगर तो बिहेवियर एक्स का कंसिस्टेंट है, वो हमेशा लेट आ रहा है, इसका मतलब वो इंटरनल फैक्टर है, कंसिस्टेंटली हमें सही करना होगा उसे। अगर ये केस आता है कि कोसेशन वुड बी हाई एंड एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल फैक्टर, मतलब ये हुआ कि अगर एक्स कंसिस्टेंट है और वो लेट आ रहा है, वो इंटरनल फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कारण बहुत बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल फैक्टर की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो लेट आ रहा है लेकिन उसका जो कोज है वो कम है, कोजेशन जो है वो कम है, मतलब कभी कभार, एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो वहाँ पे हम इंटरनली नहीं जाएंगे, वहाँ पे हम एक्सटर्नली जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मोर कंसिस्टेंट द बिहेवियर, मोर द ऑब्जर्वर्स आर इंक्लाइन टू एट्रीब्यूट टू एज अ इंटरनल कोज। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन का बिहेवियर ज़्यादा कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे इंटरनल कोज बनेगा। जहाँ पे हम इंटरनल कॉज की बात करेंगे वहाँ पे एक्सटर्नल रीजंस क्या हो जाएंगे? अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे। ठीक है जी, हम उसे ज़्यादा नहीं देखेंगे और उल्टा क्या करेंगे? इंटरनल कारणों को यानी इंटरनल फैक्टर्स को क्या करना शुरू कर देंगे? ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेन कारण बन गए, मेन प्रोसेस आ गई सामने कि परसेप्शन पैदा कैसे होता है। क्लियर हो गया? कैसे कैसे पैदा होता है परसेप्शन? डिस्टिंक्टिवनेस हो गई, कंसेंसस हो गए, कंसिस्टेंसी हो गई। डन। अब जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं इस चीज़ को कि कौन कौन से कारण बन सकते हैं अगर हम, मतलब कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं आज के टाइम में परसेप्शन करते टाइम। नंबर 1, सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव कैसे? पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट वट दे सी बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ज़्यादातर हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं? उनके बैकग्राउंड्स को देखकर। बिल्कुल सही है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो, एन इंडिविजुअल माइट हैव एन अपॉइंटेड ऑन द की पोजीशन ऑन द डे ऑफ सीईओ। एक सीईओ जब आया, एक पर्सन उसी समय अपॉइंट कर दिया गया। वहाँ पे क्या हुआ? बट मे परसीव अपॉइंटमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीईओ विजिट। अब परसेप्शन क्या बन गया? उस सीईओ की वजह से वो पर्सन वहाँ आया था। बिल्कुल। लेकिन रियलिटी क्या है? सो मैनी थिंग्स ऐसी हो जाती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, लेकिन वो हुआ कैसे था? वो इंसिडेंटली हुआ था। वो कहीं पे ऐसा तो नहीं लिखा था कि सीईओ ने आके बैठाया है। वो उसी दिन आ गया, वो एक परसेप्शन बन गया कि सीईओ की वजह से वहाँ पे आया। ठीक है? तो ऐसा ही होता रहता है आज के टाइम में। ये एरर आ गया किसके बीच में? परसेप्शन के बीच में। दूसरा आता है हेलो इफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं एक ही करेक्टरिस्टिक्स के साथ दूसरों को जज कर लेना। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के, उसकी चाहे एबिलिटी देखो चाहे अपीयरेंस देखो, एक ही चीज़ को पकड़ के मैंने उसे देखा और सिलेक्ट कर लिया या भगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड हेलो इफेक्ट। जैसे सेल्स मैनेजर है, वो सेल्स टेरिटरी में आया, उसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ गई और हमने ये डाल दिया कि असल में सेल्स उसके आने से बढ़ी हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक्चुअल कारण क्या है सेल्स बढ़ने का। हमने क्या देखा कि यार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया, उसकी वजह से सेल्स बढ़ गई, बात खत्म। पर ये तो कारण नहीं था ना, उसके आने का संजोग अलग बात है, ये परसेप्शन बना दी गई। लेकिन असल में कारण क्या था? उसका पीछा पास्ट, यानी वो हो सकता है कि ये कारण कोई और हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये परसेप्शन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी देखी जाती है और जिसे हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है प्रोजेक्शन, जैसे कि यू एज्यूम द पर्सन इज बेस्ड ऑन योर ऑन ट्रेट्स एंड नॉट व्हाट ही एक्चुअली पोजेसेस। वो अपनी कारणों के, अपनी वजहों के कारण आ जाता है, जबकि उसमें जो काबिलियत है, जो वो करना चाहता है, पोजेसेस, वो नहीं होता उसमें। इफ़ यू वर हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल पर्सन यू वुड एक्सपेक्ट टू बी अदर टू हो। ये कहते हैं कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, हमेशा आप यही चाहोगे कि अगला भी वो काम अच्छे से करे। लेकिन इफ़ द पर्सन प्रोजेक्ट अबव करेक्टरिस्टिक्स इन हिज डीलिंग, अगर यही चीज़ों को वो सोचता चला जाए, उसे हाई रेटिंग मिल जाएगी। वो हमेशा किसी चीज़ को क्या देखेगा? डिफरेंट वे में देखेगा, जबकि है वो अलग। मतलब अगर मैं ये सोच के चलूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हमेशा ये सोच के चलूँ या दूसरे को भी वहाँ पे हार्ड वर्क करना चाहिए, होना चाहिए, यानी ये चीज़ पक्की कर ली मैंने, तो मैं कभी भी रियलिटी नहीं देखूँगा, मैं हमेशा यही देखूँगा कि मैं क्या कर, मतलब वो चीज़ क्या हो सकती है मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर क्या हो जाता है, एरर क्रिएट हो जाता है इन परसेप्शन। फिर आ जाता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जैसे वी डू नॉट इवेल्युएट अ पर्सन इन आइसोलेशन, अवर रिएक्शन टू वन पर्सन रिलेटिव टू अदर। हमारा एक रिएक्शन दूसरों के लिए अलग होता है। ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या कह सकते हैं, एक इंटरव्यूअर है, उसने सेलेक्ट किया एक पर्टिकुलर सेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब नॉट बिकॉज ही फुलफिल द रिक्वायरमेंट बट ही जनरली सिलेक्टेड इन रिलेशन टू अदर कैंडिडेट। एक इंडिविजुअल ने सेलेक्ट किया ऐसे पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ना कि ये देखते हुए कि बिकॉज ही फुलफिल और रिक्वायरमेंट्स, ये नहीं कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखते हुए कि अलग कैंडिडेट से बदले उसमें ऐसा क्या है। तो ऐसा क्या हुआ, इंडिविजुअल may select academically, skill wise, experience wise better than those who not selected. So it is called contrast effect. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी परसेप्शन में गलती कर रहे हैं कि रियलिटी क्या देखनी है कि उसमें क्या है, हम क्या देखते हैं कि दूसरों से अलग उसमें क्या है।